विभव जी देखिए, एक तो भंडारा शब्द आप ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई मतलब बड़ी अजीब से एक खराब चीज़ होती थी जी। कि अधिकांश आदमी वहीं पे खाना खाने जाता था जहां उसको लगता था कि मैं इस कैंडिडेट के साथ हूं। हमारे बार के अधिवक्ताओं का कम से कम 2 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस करा ले अधिवक्ता। यंगस्टर्स के साथ जब तक नहीं, जिसको आप कहें चिल नहीं कर सकते, हर दूसरे तीसरे दिन आपको कोई ना कोई ऐसा मैटर मिल जाएगा विच इज़ अ चैलेंज। अगर आप ये पूछ रहे हैं कि मैं अपने बेनिफिट के लिए इस नियम को बदलूंगा कि नहीं, निर्भीक होने की और जागरूक होने की परंपरा है। ये सुना है कि बाकी हाई कोर्ट्स में जूनियर वकीलों को बोलने का भी नहीं मौका मिलता है। किसी हो सकता है बहुत बड़े बाहुबली की आपने बेल अपोज कर दी। हमारे ख्याल से इस मामले में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत। कब लोग न्यायिक कार्य से व्रत होते हैं, हड़ताल तो करते ही नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं आप? जैसे मेरठ बेंच, शायद प्रेसिडेंट के यहाँ से वापस आने वाले लेजिस्लेशन में वो फार्मर्स के 3 बिल और ये एक ट्राइब्यूनल वाला बिल, मैं मानता हूँ कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए और जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो अधिकारों के लिए लड़ूंगा। तो आंदोलन ऐसा नहीं है कि बीच में थ्रेशोल्ड पे छोड़ दिया जाता है। जैसे आप कैसे वकील हैं, आपकी आम शोहरत कैसी है, फैक्टर्स होते हैं। जाति भी एक फैक्टर है और उसको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि महत्वहीन है, इसलिए नहीं दी जाती है कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन उनके जीविका की जिम्मेदारी लेगा। ये नौकरी नहीं है, पहली तारीख को आपको तनख्वाह नहीं मिलनी है, ये आपको मालूम है जब आप ज्वाइन कर रहे होते हैं। जिन बड़े बड़े लोगों तक ये सूचना जरूर पहुंचाइए, क्योंकि ये उनकी इज्जत में बट्टा लगाया गया। सीनियरिटी के आधार पे अगर ये चेंबर्स अलॉट होने हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वर्चुअल वर्ल्ड में आप बहस कर सकें, ये सब सुविधा होनी चाहिए। ई फाइलिंग की सुविधा होनी चाहिए। कॉर्नर्स में लगता है राइट एंगल पे अगर जो है दीवार जुड़ी है तो वो पान थूकने के लिए बनी है, लेकिन करने वाले वही लोग हैं, हर कॉर्नर पे वही थूक रहे हैं, लेकिन लगता है कि पूरा हाईकोर्ट इसमें जो है शामिल है। हाथ जोड़ के हर अधिवक्ता भाई से निवेदन कर रहा हूं कि कानपुर रोड को कम से कम खाली करवाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब तक ये व्यवस्था नहीं बनेगी तब तक चेंबर अलॉटमेंट में समस्या आती रहेगी। उनका इम्पीचमेंट हो सकता था, तो यशवंत वर्मा का जो है सिर्फ ट्रायल बाय मीडिया है और कन्विक्शन बाय मीडिया ट्रायल है। जजेस का अपॉइंटमेंट आवश्यक है। आफ्टर ऑल या तो हमारी हाईकोर्ट कॉलेजियम में कोई कमी थी, मेरे ख्याल से लॉ मिनिस्ट्री कॉलेजियम्स सब में सामंजस्य की कमी है, ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे जजेस को जो है जुरिसडिक्शन में अपॉइंट कीजिए जिसको हम लोग कहते हैं हॉर्सेस फॉर कोर्सेस। जितनी देर में हम एक मुकदमा बहस करते हैं उतनी देर में 5 या 7 मुकदमे हाईकोर्ट में फाइल हो चुके होते हैं। न्याय की गुणवत्ता पे हमारे ख्याल से चर्चा ज़्यादा आवश्यक है बजाय कि न्याय की स्पीड पे। गणेश जी ने कहा, बाबू हम तो आपकी परिक्रमा किए। मेरे पिताजी वकील थे इसलिए शायद मैंने वकालत की। आज भी उनकी लाइब्रेरी में देखता हूँ तो आपको कार्ल मार्क्स के सारे एंटायर वर्क्स मिल जाएंगे उनकी लाइब्रेरी में, आपको जो है टॉल्स्टॉय के भी वर्क्स मिल जाएंगे। कन्विक्शन के बारे में आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है कि हिंदुस्तान में कन्विक्शन की क्या स्थितियाँ हैं। काला को एक इम्यूनिटी हो गई है जिसका इस्तेमाल हो रहा है थाने में ज़मीनें कब्जा करने के लिए या ठेकेदारी करने के लिए। जिस समय 498A इंट्रोड्यूस किया गया, 3/4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, ये एक बार्गेनिंग टूल हो गया है कि मतलब अब जो है इतना पैसा दे दो तब ख़त्म कर देंगे। आप शायद पुलिस को निरंकुश नहीं कहना चाह रहे हैं, मैं कह सकता हूँ। शुरू के 10-15 साल परेशानी होती है और निराश होकर डरना मत, भागना मत। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज नेताओं का शहर कहा जाता है, कवियों साहित्यकारों का शहर कहा जाता है और कलाकारों का शहर कहा जाता है। लेकिन एक और ऐसा पेशा है जो पेशा इस शहर की पहचान जैसा है, वो पेशा जो न्याय दिलाने के काम आता है, ऐसा पेशा जो अधिवक्ताओं का पेशा कहा जाता है। तो क्या है कि हाल ही में बार एसोसिएशन इलाहाबाद हाई कोर्ट के चुनाव हुए और उन चुनाव के जब नतीजे आए तो एक नाम उभर कर आया, बार एसोसिएशन हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट सर राकेश पांडे जी। तो बहुत बहुत सर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और वहीं से मेरा पहला सवाल आता है कि देश के सबसे बड़े बार एसोसिएशन का चुनाव जीतने का अनुभव कैसा रहा? मतलब सरल था, कठिन था, कैसा था? विभव जी, अब की बार मैं तीसरी बार का प्रेसिडेंट हुआ हूँ जी। तो अनुभव पहली बार तो लगता है कि बहुत कठिन था और बड़ी मेहनत करनी पड़ी। दूसरे तीसरे बार में शायद इतना जो है
ना आपका एम्बिशन इतना हाई रहता है और ना अनुभव उस टाइप के रहते हैं। ये ज़रूर है कि मेहनत की गई है और खुशी होती है। आई एम वेरी हैप्पी एंड स्पेशली क्योंकि इस समय जो हमारे बार की सर्कमस्टांसेस थी उसमें इतने लोगों ने विश्वास दिखाया और शायद लोगों ने ये सोचा कि एक अच्छे वकील का चुनाव करना आवश्यक है, क्योंकि बार के सामने बड़ी समस्या रही है, बड़ा संक्रमण काल रहा है बार का पिछले कुछ वर्षों में। तो शायद इस वजह से ज़्यादा खुशी है कि लोगों ने मुझे विश्वास मेरे ऊपर जताया है। एक सर बड़ा शोर था इस बार के बार एसोसिएशन के चुनावों में कि एक पद होता है रिटर्निंग ऑफिसर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग जी तो उनकी तरफ से काफ़ी नियम कानून और सख्ती की गई, जी। तो जिसकी वजह से दावतों का दौर कम चल पाया, जबकि बड़ा मतलब पिछले चुनाव में ऐसा देखा जाता है कि बड़े बड़े भंडारे होते थे हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से। विभव जी देखिए, एक तो भंडारा शब्द आप ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई मतलब बड़ी अजीब से एक ख़राब चीज़ होती थी। जी और मेरा ये मानना है कि परिवार जब तक साथ में उठता बैठता है और खाता रहता है तभी तक परिवार एक रहता है। अगर आप देख लीजिए, परिवार जब अलग होता है तो पहली चीज़ चूल्हा चौकी अलग हो जाती है। तो कोई हमको ये नहीं लगता है कि लोगों का साथ में उठना बैठना और खाना पीना कोई ऐसी जो है चीज़ है जिस पे बड़ा रोक टोक होना चाहिए। लेकिन चुनाव था, रिटर्निंग ऑफिसर ने नियम बनाए थे, उन नियम का जहाँ तक संभव था हम लोगों ने पालन किया। और नॉर्मली हमारे यहाँ एक परंपरा रही और मैंने लिख के भी रिटर्निंग ऑफिसर्स को दिया था कि प्रेसिडेंट का कैंडिडेट और सेक्रेटरी का कैंडिडेट चुनाव के, प्रेसिडेंट का कैंडिडेट चुनाव के एक दिन पूर्व संध्या पे और सेक्रेटरी कैंडिडेट 2 दिन पूर्व संध्या पे दावत देते थे। उसमें उनके समर्थक इकट्ठा होते थे और उन दावतों से एक माहौल बनता था। तो हमारे हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का राजनीति का वो अंश था, उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन अब रोक दिया गया तो रोक दिया गया। मेरा मानना है कि शायद वो उचित नहीं था, होना चाहिए था। उससे अन्य जो छोटे पद के प्रत्याशी हैं उनको भी जो है चुनाव के 1 दिन 2 दिन पूर्व मौका मिलता है वोटर से मिलने का, वोटर्स को मौका मिलता है ओपन होकर अपना समर्थन जताने का। और भंडारा शब्द आपने इस्तेमाल किया, तो भंडारा तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि वो भंडारा नहीं है, वो स्नेह है। और हमको लगता है कि अधिकांश आदमी वहीं पे खाना खाने जाता था जहाँ उसको लगता था कि मैं इस कैंडिडेट के साथ हूँ या इनके समर्थन में हूँ। अच्छा, आपने जैसा कि बताया कि आपका बतौर अध्यक्ष तीसरा कार्यकाल है, तो अच्छा ऐसा कुछ पहले ऐसा रहा जो आपको लगा कि आपसे नहीं हो पाया और इस बार आप वो करना चाहेंगे बार एसोसिएशन के लिए? एक चीज़ मेरे जहन में बहुत है, मैं करना भी चाहता हूँ, वो ये है कि हमारे बार के अधिवक्ताओं का कम से कम 2 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस करा ले अधिवक्ता, और उसका आधा प्रीमियम बार दे दे, आधा प्रीमियम अधिवक्ता स्वयं दे दे। क्योंकि हमारे बार में एक निरंतर समस्या चली आ रही है कि मेडिकल एड के नाम पे अक्सर बंदरबांट हो जाती है, या जो है मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कोई पैसे का गबन हो जाता है, लेकिन आपत्तियाँ बहुत होती रही हैं। और कभी कभी अगर कोई गलत व्यक्ति का चयन हो गया तो वो शायद ये भी करता है कि अपने नज़दीकियों को देंगे, दूसरे के समर्थकों को नहीं देंगे। तो अगर ये मेडिकल इंश्योरेंस या इस टाइप की कोई चीज़ हम लोग ने पॉलिसी करने में सफल हुआ तो वो मैं मानूंगा कि एक उपलब्धि है। एक सर बड़ा फेमस संस्था है कन्हैयालाल मेमोरियल ट्रस्ट जी। और ऐसा मुझे आपके बारे में पढ़ते हुए पता लगा कि आप उसका कार्यक्रम का संचालन करते थे और उसकी बड़ी तारीफ़ें सुनी हैं हम लोगों ने। तो एंकरिंग से वकालत बेहतर हुई या वकालत से एंकरिंग बेहतर हुई? मेरे को ये नहीं लगता है कि दोनों में कोई कनेक्शन है। एंकरिंग भी कोई ऐसी स्किल नहीं है जिसको मैंने ट्रेनिंग करके प्राप्त की हो। जी। भाषा पे शायद थोड़ा जो है अच्छी भाषा थी, भाषा मेरी लैंग्वेज अच्छी थी और थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग थी, तो वकालत में भी जो है वो फ़ायदा की और एंकरिंग में भी वो फ़ायदा की। वरना दोनों का कोई बहुत कनेक्शन नहीं है। बेसिक कनेक्शन ये है कि अगर आपकी भाषा अच्छी है और आप लॉजिकली सोच सकते हैं और थोड़ा आप पढ़ते लिखते हैं, आपका सामान्य ज्ञान अच्छा है, तो आप ये दोनों काम कर सकते हैं। अच्छा सर, यहाँ आने से पहले मैंने आपसे जुड़े कुछ लोगों से भी बात की, तो एक मुझे फीडबैक मिला कि आप बतौर सीनियर काफ़ी चिल्ड हैं, मतलब ये टर्म यूज़ किया गया। थैंक यू सो मच। ये हमको हमसे मुंह पे तो किसी ने बोला नहीं, लेकिन जो है चिल्ड वर्ड का मतलब ये है कि शायद यंगस्टर्स के साथ मैं ज़्यादा एकोमोडेट कर लेता हूँ, एडजस्ट कर लेता हूँ या उनकी भाषा बोलने में सफल हूँ। तो मेरे को ये लगता है कि शायद ये मेरा स्वार्थ है। जब मैं यंगस्टर से इंटरैक्ट करता हूँ, उनकी भाषा बोलता हूँ, उनको समझने की कोशिश करता हूँ, तो मुझको लगता है कि मेरी आयु भी कुछ कम हो रही है और मैं जो है अपने बचपने की ओर जा रहा हूँ। और मेरा ये स्वार्थ शायद मुझको चिल्ड उनको दिखाता हो, तो मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन मेरा मानना यह है कि आप
यंगस्टर्स के साथ जब तक नहीं, जिसको आप कहें चिल नहीं कर सकते हैं, तब तक आप उनकी भाषा नहीं समझ सकते हैं, उनके विचार नहीं समझ सकते हैं, तब तक आप मॉडर्न नहीं हो सकते हैं। हमारे एज में आते आते लोगों के जो है बड़े सेट फंडास हो जाते हैं, और मॉडर्निटी को समझने के लिए, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए आपको यंगस्टर्स की भाषा, उनके विचार, उनके हाव भाव तौर सीखने पड़ेंगे। अक्सर उनकी जो है हमारी लैंग्वेज है, यंगस्टर्स की लैंग्वेज काफ़ी डिफरेंट हो जाती है। अगर आप सीख लेते हैं तो इसलिए आपको चिढ़ लगते हैं क्योंकि आप उनकी भाषा बोल लेते हैं। अच्छा सर, जैसे ये है कि जो आपका स्पेशलाइजेशन है लैंड एक्विजिशन, जी। तो और आप और भी तमाम मसलों के और भी तमाम उसके केसेस देखते हैं, तो कभी कोई ऐसा केस आया हो जो आप दर्शकों को बताना चाहेंगे, उसमें लगा हो कि हाँ ये इट्स नथिंग लेस दैन अ चैलेंज? वकालत की व्यवहार यही खूबसूरती है कि एक सर्टेन तो बड़ा रूटीन मैटर्स और मैकेनिकल आते हैं, बट हर दूसरे तीसरे दिन आपको कोई ना कोई ऐसा मैटर मिल जाएगा विच इज़ अ चैलेंज। और सिर्फ चैलेंज फैक्ट्स में नहीं होता है, लॉ पे भी चैलेंजिंग होता है। आपको लगता है कि अब 1950 से हमारा सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है और शायद लॉ सब सेटल हो जाना चाहिए था, लेकिन आप आज भी जो है मुकदमा तैयार करते करते आपको लगता है कि नहीं, ये कॉमा और ये फुल स्टॉप और ये एक वर्ड, इसका तो मतलब जो है कई इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं। और इस टाइप के चैलेंजेस आते रहते हैं, और जब तक ये चैलेंजेस आ रहे हैं तभी तक आपको जो है लगता है कि ये काम जो है फ़न है, इसमें हमको जुड़े रहना चाहिए और हमारा इंटरेस्ट बना रहता है। स्पेसिफिक्स आप पूछेंगे तो थोड़ा मुझे सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी फ्रीक्वेंटली होता रहता है, हर 2-3 दिन पे का चैलेंजेस आते रहते हैं। अच्छा सर, बायलॉग ये कहता है कि जैसे एक कोई व्यक्ति है वो 3 बार ही अध्यक्ष पद ग्रहण कर सकता है, और आपका ये तीसरा कार्यकाल है, तो क्या बायलॉग के किसी नियम में बदलाव की गुंजाइश होगी इसके बाद, या ये नियम जारी रहेगा? अगर आप ये पूछ रहे हैं कि मैं अपने बेनिफिट के लिए इस नियम को बदलूंगा कि नहीं, तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरी बहुत कोई इरादा भी नहीं है 3 बार से ज़्यादा रहने का। जी। लेकिन जहाँ तक नियम की बात है, तो नियम 2019 में या 18 में, 19 नहीं 19 या 20 में आया, और नियम हमेशा प्रॉस्पेक्टिव होता है। तो उस नियम के आने के बाद से ये मेरा पहला कार्यकाल है, तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि मुझको नियम बदलने की। अभी भी मैं 2 बार के लिए एलिजिबल हूँ। ये अलग बात है कि ये मेरा चुनाव है कि मैं लड़ना चाहता हूँ कि नहीं, और नियम बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझको लगता है कि ऐसे भी 1 बार 2 बार 3 बार बहुत होता है। हमारे एक सीनियर पत्रकार साथी रहे एक टीवी चैनल में, तो जब अतीक अहमद वाला पूरा प्रकरण हुआ तो वो इलाहाबाद आए थे, तो कोर्ट गए, तो उनके साथ एक घटना हुई कि वो जब जैसे ही उन्होंने कचहरी के अंदर या माइक लगाने की कोशिश की, तो वकीलों ने बड़ा दुस्साहस या साहस के साथ अतीक अहमद को कन्फ्रंट किया। भाई जैसे जिसका आपराधिक रिकॉर्ड है, लोग उसको कन्फ्रंट करते ही हैं। तो उनके लिए ये बड़ी जिज्ञासा थी कि मैं और भी जबलपुर हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट भी देखा, लेकिन यहाँ के वकीलों में एक जो मिजाज है वो थोड़ा अलग है, साहस वाला, मतलब उनका पॉजिटिव ये था। तो सर ऐसा क्या है कि यहाँ के वकील थोड़ा इस मामले में +1 हैं कि किसी चीज़ से भय उनको बहुत जल्दी लगता नहीं है? हमारे यहाँ शायद निर्भीक होने की और जागरूक होने की परंपरा है। हम लोगों ने कोई ऐसा नहीं है कि इसको जो है क्रिएट किया है। हम जब आए तो इसी तरीके के हमारे सीनियर्स थे, और जो उन्होंने परंपराएं डाली थी हम लोग उसी को फॉलो करते गए। और शायद हमारे यहाँ बड़ा हाई कोर्ट होने की वजह से भी, और शायद ये उत्तर प्रदेश की मिट्टी की भी तासीर है, लोग यहाँ ज़्यादा निर्भीक हैं और अपनी बातों को कहने में सक्षम भी हैं, और मजबूती से कहते हैं और बिना निडर होकर कहते हैं। और शायद वही मिट्टी की तासीर और यहाँ की परंपराएं, हमारे ख्याल से हमारा हाई कोर्ट में इस मामले में, आप ये जान लीजिए कि हमारे हाई कोर्ट में जो जूनियर वकील भी है, वो भी अपने मुकदमे में 2-3 सुप्रीम कोर्ट का केस लेके जाएगा और किसी जज से बड़ा निर्भीक और निडर होकर अपनी बातों को कहेगा। ये एक हमारे यहाँ परंपरा है। हमने ये सुना है कि बाकी हाई कोर्ट्स में जूनियर वकीलों को बोलने का भी नहीं मौका मिलता है, तो इस मामले में शायद हमारा हाई कोर्ट बहुत बेहतर है। अच्छा सर, निडरता जब होती है तो उसके साथ कुछ खतरे भी आते हैं, और अभी जैसे कुछ समय पहले ही सरकार ने सरकार में और वकीलों के बीच एक चर्चा छिड़ी वकीलों की सुरक्षा के अधिनियम को लेकर, तो बतौर अध्यक्ष उसको लेकर क्या आपने कुछ सोचा है कि उस पर कोई कदम उठाया जाएगा? देखिए वैभव जी, बेसिकली मेरा मानना ये है कि समाज में जो भी वर्ग है
चाहे अधिवक्ता हों, डॉक्टर हों, आर्किटेक्ट्स हों, सरकारी नौकरी में हों या कुछ भी ना कर रहे हों, स्वीपर्स हों, प्रोटेक्शन सबका होना चाहिए। और ये कहना कि किसी एक विशेष वर्ग का प्रोटेक्शन होना चाहिए, बाकी का नहीं होना चाहिए, मुझको नहीं लगता है कि ये बहुत बुद्धिमानी की बात है। लेकिन अधिवक्ताओं की एक बड़ी विशेष समस्या ये है कि अधिवक्ता खतरे में ये है कि आप अक्सर किसी, हो सकता है बहुत बड़े बाहुबली की आपने बेल अपोज कर दी, या हो सकता है आप किसी बहुत बड़े नेता के विरुद्ध अपीयर किए हों, उसके खिलाफ मुकदमा कराए हों, या कभी कभी आप बड़े ऑर्डिनरी आदमी के खिलाफ आप अपीयर किए हों और उसके खिलाफ ऑर्डर्स हुए और वो एकाएक कभी बड़ा बलिष्ठ हो जाए, तो लोग बदला लेने का प्रयास करते हैं। हमारे ख्याल से इस मामले में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की ज़रूरत है, और ये होना चाहिए कि मात्र अधिवक्ता होने के नाते किसी का प्रोसिक्यूशन ना हो या किसी के ऊपर कोई आंच ना आने पाए। और शायद एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट की जो फर्मा बन रहा है वो इसी लाइन पे काम हो रहा है। अच्छा सर, भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा गया है और चुनाव उसकी एक शाश्वत प्रक्रिया है। वैसे ही बार एसोसिएशन का भी चुनाव है, लेकिन सर ये ऐसा चुनाव है जहाँ पर चुनाव के पहले संभवतः कोई घोषणा पत्र, कोई मैनिफेस्टो नहीं होता। तो ये सर क्या आपको कोई डिफ़ॉल्ट नहीं लगता ये? विभव जी, आप बाकी चुनाव को हाई कोर्ट बार के चुनाव से बहुत इक्वेट नहीं कर सकते हैं। उसका रीज़न है, कारपोरेटर चुना जाता है तो वो अपने वार्ड में हो सकता है कि 2-3 दिन पे एक बार दिखे, एमएलए महीने 2 महीने पे एक बार, एमपी हो सकता है कि 4-6 महीने पे एक बार। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में जो भी चयनित होता है वो रोज़ 10 से 4 अपने वोटर्स के साथ रहता है, हर समय उपलब्ध है, उनसे बात कर रहा है रोज़ रोज़। तो उसकी मानसिकता क्या है, उसकी थिंकिंग क्या है, वो क्या सोच रहा है, क्या विचार है, ये दिन भर एक एक्सचेंज होता रहता है। इसलिए कोई बहुत ऑफिशियल मैनिफेस्टो की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और हर वोटर को अंदर अंदर ही मालूम होता है कि हमारा ये जो लोग लड़ रहे हैं इसमें कौन कैसा व्यक्ति है, इसकी क्या विचारधारा है और इसकी सोच क्या है और ये क्या क्या कर सकता है। अच्छा सर, वकीलों का एक हड़ताल का इतिहास रहा है, कभी न्याय दिलाने को लेकर, हम लोग न्यायिक कार्य से व्रत होते हैं, हड़ताल तो करते ही नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं आप? मतलब जो भी आप हम कह लोग रहे प्रोफेशनल्स हैं हैं। जी और अगर हमने ये चुनाव कर लिया कि आज हम नहीं काम करेंगे जी। तो हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं बना सकता है, और हम न्यायिक कार्य से विरत होते हैं। लेकिन हाँ, अक्सर हम लोग संगठित रूप से न्यायिक कार्य से विरत होते हैं और जिसको आप हड़ताल का नाम दे देते हैं। जी। लेकिन ये जान लीजिए कि जो हमारा इतिहास है ये न्यायिक कार्य से विरत होने का, ये इसमें इश्यूज़ बड़े इंपॉर्टेंट रहे हैं। जैसे मेरठ बेंच, मैं पिछली बार 2014-15 में जब अध्यक्ष था तो बड़ी लंबी हम लोगों ने आंदोलन किया था, और उस आंदोलन का एक हिस्सा ये भी था कि न्यायिक कार्य से विरत हम लोग थे। उस आंदोलन में हम लोगों ने जुलूस भी निकाले थे, हम लोगों ने बहुत सारे जो है बुद्धि शुद्धि यज्ञ भी करते थे, हम घेराव भी करते थे, हर चीज़ करते थे। उसमें एक अंश ये होता था, लेकिन क्योंकि ये आपसे जुड़ा है, लिटिगेंट से जुड़ा है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है। इससे न्याय व्यवस्था थोड़ा सा सुचारू रूप से चलने में बाधित होती है, तो ये हल्ला इस पे ज़्यादा होता है। उसके बाद 19 में जब मैं था तब ट्राइब्यूनल का एक बड़ा भारी मुद्दा आया था, उस समय भी बड़ा भारी हम लोगों ने आंदोलन किया था। और आपको अगर याद होगा तो वो ट्राइब्यूनल वाला बिल चला गया था प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए, और फिर हमारे आंदोलन के बाद इलाहाबाद बड़ा भारी बंद हम लोगों ने कराया था। वो बिल वापस आया, और शायद प्रेसिडेंट के यहाँ से वापस आने वाले लेजिस्लेशन में वो फार्मर्स के 3 बिल और ये एक ट्राइब्यूनल वाला बिल, यही 4 बिल हमारे ख्याल से इतिहास में ऐसे होंगे जो प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए गए और वापस आए। तो आंदोलन का इतिहास हम लोगों का है, और हम लोग, मैं मानता हूँ कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, और जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो अधिकारों के लिए लड़ूंगा। और अगर लोगों का सहयोग रहेगा तो हार और जीत की मैं चिंता नहीं करता हूँ। मुझको ये मेरा विश्वास है कि अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसके लिए आपके अधिकारों के लिए लड़ना है तो मैं मानता हूँ कि लड़ना चाहिए। लेकिन सर हड़तालों में, हड़ताल शब्द में वापस ले रहा हूँ, आंदोलनों के समय अक्सर ये भी देखा गया है और ये एक शिकायत भी रहती है, और अधिवक्ताओं के एक वर्ग की भी शिकायत रही है कि अक्सर ये हुआ है कि जब आंदोलन एकदम थ्रेशोल्ड पर रहा है, उसके ठीक पहले ही आंदोलन कॉल ऑफ कर लिया जाता है, कॉल आउट कर लिया जाता है। तो उससे क्या है कि कभी कभी जो मूल उद्देश्य है उससे आंदोलन भटक जाते हैं। आप ये कह रहे हैं तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप गलत कह रहे हैं, लेकिन जो मेरा अनुभव है आंदोलन का, मैंने 2 आपको बताए, और दोनों में जो है, दोनों बार अगर आप पता लगाइए तो 15 में
हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी ने ये लिख के दिया कि मेरठ बेंच का कोई मुद्दा नहीं है और लखनऊ में भी कोई जुरिस्डिक्शन ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। 19 में ट्राइब्यूनल का बिल वापस आया, तो आंदोलन ऐसा नहीं है कि बीच में थ्रेशोल्ड पे छोड़ दिया जाता है। कभी कभी छूटा होगा, कभी कभी बड़ी व्यवस्थाएं भी होती हैं, और कभी कभी ये भी होता है कि अगर आप 2 कदम आगे बढ़ना चाहते हैं तो 1 कदम पीछे हटना चाहते हैं, पड़ता है। तो हो सकता है कभी स्ट्रैटेजी के तहत किसी को ऐसा करना पड़ा हो या किसी और व्यवस्था के तहत करना पड़ा हो। लेकिन मेरा मानना यह है कि बाय एंड लार्ज अगर हम लोग आंदोलन करते हैं तो फिर जो है उस आंदोलन को हम लोग उसके अंतिम मुकाम तक ले जाने का प्रयास करते हैं। यदि बीच में कुछ इस टाइप की बातें होती हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली स्ट्रैटेजी का हिस्सा रहा होगा, क्योंकि अदरवाइज थ्रेशोल्ड से वापस लेने का कोई तुक हमको समझ नहीं आता है। और अगर अपवाद स्वरूप किसी ने किया होगा तो हो सकता है कोई पर्सनल बेनिफिट्स के लिए किसी ने किया हो, लेकिन मैं इस चीज़ का जो है पक्षधर नहीं हूँ। जी। अच्छा सर, जैसे क्या है कि उत्तर भारत के 2 बड़े राज्यों की बात की जाए तो जाति का प्रभाव आज भी देखा जाता है। वैसे ही बार एसोसिएशन में क्या इस चुनाव में जातिगत खींचतान रही? देखिए, हिंदुस्तान की राजनीति में जाति एक गिवन है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि जाति महत्वपूर्ण नहीं है या महत्वहीन है। लेकिन बार एसोसिएशन के चुनाव में मेरा अपना अनुभव ये है कि जाति के साथ साथ अन्य भी बहुत सारी बातें महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे आप कैसे वकील हैं, आपकी आम शोहरत कैसी है, आप लोगों से कैसे मिलते जुलते हैं, और आपका इतिहास कैसा है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जाति भी एक फैक्टर है, और उसको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि महत्वहीन है। एक सर्टेन परसेंटेज हमारी पॉपुलेशन का ऐसा है जिसके लिए कि जाति ही जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और जाति के आधार पे ही शायद जो है वोटिंग उनकी होती है। तो ये चलता है, लेकिन ठीक है, वो नियम है हमारे लोकतंत्र का और हमारे राजनीति का नियम है, और उस नियम के तहत जो है क्योंकि हमारे को ये लगता है कि जाति जो है नेताओं के लिए एक बेसिकली प्लॉय है, स्ट्रैटेजी है, और शायद मुझको लगता है कोई भी नेता बहुत जातिवादी नहीं होगा। जात को वो सिर्फ इस्तेमाल करता है अपने बेनिफिट के लिए, ये मेरा अपना मानना है। अच्छा सर, बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है कुछ समय पहले तक 21,000 रुपये थी। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, उसके बाद 16+5, और ऑर्डर के बाद वो 1,500 रुपये, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अच्छा सर, लेकिन ये होने के बाद जो नए वकीलों की संख्या है वो भी बढ़ी है। तो ऐसे में सर जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स हैं उनके सामने कहीं ना कहीं एक क्वांटिटेटिव चैलेंज आया है। तो उनके लिए सर किस तरह मतलब रास्ता आसान किया जाएगा, जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स हैं अब जो हाल फिलहाल में आ रहे हैं? फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स जो भी आ रहे हैं उनको हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की मेंबरशिप इसलिए नहीं दी जाती है कि हाई कोर्ट बार एसोसिएशन उनके जीविका की जिम्मेदारी लेगा। जीविका की जिम्मेदारी उनकी व्यक्तिगत है, लेकिन हाई कोर्ट बार एसोसिएशन उसमें मदद ये कर सकता है कि उनकी स्किल्स को अपग्रेड कराए, उनके लिए वो फैक्टर्स उनको प्रोवाइड करे जो कि उनको सीखने में या अच्छा वकील बनने में मदद करें। और आप ये जान लीजिए कि एक प्रोफेशन है, इस प्रोफेशन में कोई ये नहीं कह सकता है कि आप सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे। ये नौकरी नहीं है पहली तारीख को आपको तनख्वाह नहीं मिलनी है, ये आपको मालूम है जब आप ज्वाइन कर रहे होते हैं। ये नौकरी नहीं है पहली तारीख को आपको तनख्वाह नहीं मिलनी है, ये आपको मालूम है जब आप ज्वाइन कर रहे होते हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि जो लोग ईमानदारी से स्ट्रगल करते हैं, जो लोग ईमानदारी से वकालत करते हैं, वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कहीं ना कहीं वो जो है सक्सेसफुल हो ही जाते हैं। मेरे जानने में ज़्यादातर अधिवक्ता जो हमारे साथ या हमारे जूनियर्स रहे हैं, सब ने घर बनवा लिए, सबके पास 4 पहिया की गाड़ियाँ हैं, बच्चे 6 स्कूलों में पढ़े हैं। तो टाइम लगता है, लेकिन बाय एंड लार्ज अगर आप ईमानदारी से, मेहनत से करते रहें वकालत, तो सक्सेस इज़ बाउंड टू टच यू। सर, हाल ही में कुछ समय पहले हाई कोर्ट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ। राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और कानून मंत्री, इतने बड़े बड़े दिग्गजों के बीच 600 करोड़ की बिल्डिंग का उद्घाटन। लेकिन सर थोड़ी अव्यवस्था भी हुई कि अभी हाल ही में जब बारिश ज़्यादा हुई तो थोड़े लूपहोल्स भी सामने आ गए, उसके वीडियो भी बड़े वायरल हुए, और कहीं ना कहीं वकीलों में भी थोड़ा रोष था कि कम से कम ये तो नहीं होना चाहिए था। तो ऐसा सर भविष्य में ना हो, उसके लिए अपनी तरफ से क्या कदम उठाएंगे? कि सर्वप्रथम तो अगर ऐसा हुआ
जिन बड़े बड़े लोगों तक ये सूचना ज़रूर पहुंचाइए, क्योंकि ये उनकी इज्जत में बट्टा लगाया गया और उनको जो है इस पर अप्रोप्रिएट एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट और इसको आप फ्लॉन्ट कर रहे हैं कि ये बाकी जुडिशरीज़ के लिए, बाकी स्टेट्स के लिए ये बेंचमार्क प्रोजेक्ट है और इसके ही आधार पे अन्य जगहों पे भी ऑर्गेनाइजेशन होना है अधिवक्ताओं के चेंबर्स का। तो ये जो बड़े बड़े लोगों की आप बात कर रहे हैं, इन लोगों तक इस बात को जो पहुंचाइए ज़रूर। ये ऐसा तो है नहीं कि इसमें इनकी वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन ये है कि इनके सम्मान में कमी लाई है और बनाने वालों ने, और उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। आपकी सर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के ठीक पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था मैं, आपने एक बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया चेंबर अलॉटमेंट का। तो होना तो है ही वो समय के साथ, बिल्कुल। लेकिन वो समय से हो या शीघ्रातिशीघ्र हो, उसके लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास होंगे? मैं ऑलरेडी जो चेंबर अलॉटमेंट कमेटी है, मैं उनके टच में हूँ और हमारा ये प्रयास हो रहा है कि इसके एक पारदर्शी नियम बन जाए। सीनियरिटी के आधार पे अगर ये चेंबर्स अलॉट होने हैं तो 2500 प्लस 3 या 3000 प्लस 3, 10,000 लोगों को होना है, तो जो भी उसका 1/3 है उसके हिसाब से लिस्ट बन जाए सीनियरिटी के आधार पे। उस पर ऑब्जेक्शंस इनवाइट कर लिए जाएं। अगर कोई जेन्युइन ऑब्जेक्शंस है तो उन ऑब्जेक्शंस को डिसाइड करके एक एलिजिबल अलॉटीज़ की लिस्ट तैयार हो जाए, एक वेटिंग लिस्ट तैयार हो जाए सीनियरिटी से। और जिन लोगों को चेंबर्स में सीनियरिटी के आधार पे देना है, तो मान लीजिए आपको 10,000 देना है और उनके साथ हर सीनियर के साथ एक 3 आदमी को आप कह रहे हैं जूनियर्स, तो पहले 3,000 जो भी हैं या 2,500 जो भी सीनियर्स हैं, उनको आप ये कह दीजिए कि भाई इस लिस्ट में से 3 आदमी आपके साथ कौन कंफर्टेबल है, आप बता दीजिए, और उस हिसाब से जो है धीमे धीमे लोगों को अलॉट कर दीजिए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, किया जा सकता है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि नियम क्लियर हो जाए और सीनियरिटी के आधार पे हो जाए, बंदर बांट ना हो, ईमानदारी से हो। ये ना हो कि कोई आदमी की जो है बड़ी पहुंच है इसलिए बिना एलिजिबल हुए हो गया, आर्थिक अभाव में भी किसी को इनएलिजिबल ना हो। कोशिश ये हो कि अगर कुछ पैसा देना भी पड़ता है तो ऐसा हो कि रीजनेबल हो और सबके लिए स्वीकार्य हो। एक और सर बड़ा सवाल उठता है, और पर्टिकुलरली इलाहाबाद हाई कोर्ट को केंद्र में रखकर उठता है कि जैसे बाकी जो हाई कोर्ट हैं वहाँ पर वीसी के थ्रू भी काम होने लगा है, वीडियो कॉल के भी थ्रू। इलाहाबाद हाई कोर्ट में अभी ऐसा नहीं हुआ है, मतलब वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू नहीं, हमारे यहाँ सुविधा उपलब्ध है जी, और उस सुविधा का शायद हमारे स्टेट में लोग टेक्नोलॉजिकली जो है उतना अपग्रेडेड नहीं है, इसलिए शायद जो है उस सुविधा का उतना प्रयोग नहीं हो रहा है। बट कई बार मैं देखता हूँ हम लोग बहस करते रहते हैं और कुछ लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ज्वाइन करते हैं। अक्सर दिल्ली अली के लॉयर्स ज्वाइन करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। ज़्यादातर कोर्ट्स में हमारे यहाँ सुविधा है, कुछ कोर्ट्स में नहीं है, लेकिन शायद जो है उसको अपग्रेड करेंगे जल्दी। और आप ये जान लीजिए टेक्नोलॉजी को आप जो है अवॉइड नहीं कर सकते हैं। आज अगर सुविधा नहीं है तो 5 साल 10 साल में हम लोग मोस्ट प्रॉब्ली फिज़िकल अपीयरेंसेस कम हो रही होंगी और आप जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे 3D इमेजेस भी हो सकता है तब तक आ जाए, तो मोस्ट प्रॉब्ली आप प्रोजेक्टेड इमेजेस पे जो है काम कर रहे होंगे। स्पेस का बहुत मतलब नहीं रह जाएगा। फिजिकल फाइलिंग को लेकर भी सर ये बात है कि ई फाइलिंग को बढ़ावा देना चाहिए। मेरा ख्याल से देना भी चाहिए और देना भी पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से काम बढ़ रहा है, फाइलिंग बढ़ रही है, जिस तरीके से लोग बढ़ रहे हैं, शायद हाई कोर्ट जो है उस भार को संभाल ना पाएगा फिजिकल उसमें। और वर्चुअल वर्ल्ड अब ऐसा हो गया है कि इमेंस है उसकी पॉसिबिलिटीज़, है ना, कोई एंड नहीं है, तो उसको आपको अडॉप्ट तो करना ही पड़ेगा। टाइम की बात है, हो सकता है दिल्ली और बॉम्बे में जल्दी हो जाए, हमारे यहाँ थोड़ा देर से हो। बट मैं ये देख रहा हूँ कि जो नई जनरेशन आ रही है वो कंप्यूटर्स वगैरह पे बहुत स्किल्ड है, ऐसा नहीं है कि उसके पास उसके लिए अनजान है। हमारी जनरेशन थोड़ा जो है अनस्किल्ड है, या हम कह सकते हैं कि हम लोग कंप्यूटर लिटरेट नहीं हैं। लेकिन फिर भी मैंने ये देखा है कि जैसे कोविड में हमारी उम्र के हमसे बहुत सीनियर लोग भी बड़ा बढ़िया तरीके से बहस कर रहे थे, कोविड कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे। एक चीज़ ज़रूर है कि वाईफाई की सुविधा भी हमारे हाई कोर्ट की शायद अभी उतनी अप टू डेट नहीं है। और वाईफाई वगैरह, जैसे अभी मैं विदेश गया था तो आप उतरते हैं एयरपोर्ट पे आपको वाईफाई कनेक्ट हो जाता है। ओके। तो यहाँ पे भी हमारे यहाँ बहुत लोग आते हैं, लेकिन हमारे ख्याल से इतनी प्रॉबिलिटी होनी चाहिए प्रोविज़न कि वाईफाई आप तुरंत कनेक्ट हो जाए, वाईफाई आपके पास उपलब्ध रहे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वर्चुअल वर्ल्ड में आप बहस कर सकें। ये सब सुविधा होनी चाहिए, ई फाइलिंग की सुविधा होनी चाहिए। हम लोगों को बेसिकली फाइलिंग की सुविधाएं तो हैं, इन सुविधाओं को अपग्रेड करना है, रिफाइन करना है
और इनोवेट ऐसे करना है कि लोग अडॉप्ट करें इसको, ये यूज़र फ्रेंडली हो जाए। अच्छा सर, देश का सबसे पुराना हाई कोर्ट क्वीन विक्टोरिया ने 1866 में अपने चार्टर से बनाया कहते हैं। तो अब सर लेकिन इतना बड़ा हाई कोर्ट है, उम्मीदें भी स्वाभाविक सी बात है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन सर कभी कभी जब इसी हाई कोर्ट परिसर को हम थोड़ा गंदा देखते हैं, ऐसे निशान देखते हैं जो एक ऐसे न्याय के मंदिर में नहीं होने चाहिए, तो कहीं ना कहीं थोड़ा लोगों के मन में एक उदासी निराशा का भाव आता है। तो सर कहीं ना कहीं इसके लिए कोई पहल नहीं होनी चाहिए कि एक अभियान ही चलाया जाए कि ये थोड़ा कम हो? एज अ नेशन शायद सिविक सेंस की हमारे यहाँ बहुत कमी है। पेशाब हम सड़क पे कर सकते हैं, हम पान सड़क पे थूक सकते हैं, पब्लिक स्पेसेस में हम लोगों की सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पब्लिक स्पेसेस ये कहीं ना कहीं बहुत जो है मिनिमम है। मेरा मानना ये है कि पब्लिक स्पेस आपके प्राइवेट स्पेस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसके और लोग यूज़ हैं। आप अपने घर को हो सकता है उतना साफ़ न रखें, लेकिन आप सड़क को, पब्लिक स्पेसेस को आपको साफ़ रखना चाहिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है। आप जो कह रहे हैं इसमें अक्षरशः मैं जो है आपसे सहमत हूँ कि हमारे हाई कोर्ट में ये एक ख़राब परंपरा हो गई है कि कोई कहीं भी पान थूक दे रहा है, कहीं भी गंदगी फैला दे रहा है। करने वाले बहुत नहीं हैं, लेकिन जो भी करने वाले हैं वो इस तरीके की गंदगी फैला रहे हैं कि शायद आम आदमी सभी लोगों को जो है हम लोग लपेट लेते हैं। मैं बात करता हूँ लोगों से, तो जनरली जो आपकी फीलिंग है वही जो है हमको लगता है 90% लोगों की फीलिंग होगी। 5 ही 10% लोग होंगे जो कि कहीं जहाँ बैठे हैं पान थूक दिया वहाँ पे। लिफ्ट हमारी नई बिल्डिंग में आई थी, लिफ्ट के अंदर हम लोगों ने देखा पान थूक दिया गया। कॉर्नर्स में लगता है राइट एंगल पे अगर जो है दीवार जुड़ी है तो वो पान थूकने के लिए बनी है, लेकिन करने वाले वही लोग हैं, हर कॉर्नर पे वही थूक रहे हैं, लेकिन लगता है कि पूरा हाई कोर्ट इसमें जो है शामिल है। मेरे ख्याल से ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन होनी चाहिए, कैमरेज लगने चाहिए, डिटेक्ट होने चाहिए ऐसे लोग, और उनके खिलाफ जो है पेनल्टी होनी चाहिए। ये पब्लिक न्यूसेंस है। अच्छा सर, हाई कोर्ट के अंदर सिविक सेंस, इस पर मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि जैसे वो जो पूरा एरिया है फ्लाईओवर वाला, वहाँ सर काफ़ी संख्या में वकील मौजूद रहते हैं। अच्छा, वकील मौजूद रहते हैं, एक बार को आप कि वो लोगों की मदद के लिए मौजूद रहते हैं, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि गाड़ियाँ भी बहुत सारी रहती हैं। अब क्या है कि नई हाई कोर्ट की बिल्डिंग में पार्किंग भी है संभवतः, हालांकि उसका डिस्टेंस भी वकीलों का कहना है कि काफ़ी ज़्यादा है, जो कि वाकई ज़्यादा है। तो अब सर ऐसा क्या, अब इसके लिए क्या होगा कि थोड़ा जैसे जो पब्लिक का कंफर्ट है, इवन वकीलों का भी जो कंफर्ट है। मैं आपके मंच से अधिवक्ता भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि कानपुर रोड पे कुछ ऐसी व्यवस्था बनाइए जिससे कि आपकी पार्किंग सुचारू रूप से चल सके, क्योंकि जब तक ये व्यवस्था नहीं बनेगी तब तक चेंबर अलॉटमेंट में समस्या आती रहेगी। तो वैभव जी, आपने आज ये मौका दिया, मैं हाथ जोड़ के हर अधिवक्ता भाई से निवेदन कर रहा हूँ कि कानपुर रोड को कम से कम खाली करवाने का प्रयास कीजिए। जिम्मेदारी समझिए, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, हर अधिवक्ता उसको उसका बेनिफिशियरी होगा, लेकिन जब तक हमारी पार्किंग इफ़ेक्टिवली काम नहीं करेगी तब तक शायद जो है हम लोगों को अपना चेंबर लेना भी मुश्किल पड़ेगा। ये ज़रूर है कि मैंने बात की जो लोग हमारे पार्किंग वगैरह देखते हैं, और उनका कहना यह है कि जितनी गाड़ियों की कैपेसिटी है पार्किंग में, उनको सबको पार्क कर दिया जाए, उसके बाद भी आप अवॉइड न कर पाएंगे, गाड़ियां सड़क पर रहेंगी। जैसे मोटरसाइकिल की पार्किंग हमारी ऑलरेडी फुल हो चुकी है, अब उसमें मोटरसाइकिल पार्क करने की जगह नहीं है, और उसके बावजूद अगर आप देखिए तो बाहर अभी भी मोटरसाइकिल्स खड़ी हैं और वह अधिवक्ताओं की ही हैं। वैसे ही आज बरसात थी, और बरसात में आज जो है बहुत अधिकांश लोगों ने पार्किंग को यूज़ किया है, और जो पार्किंग हमारी फुल रही है लेकिन उसके बावजूद सड़क पे स्पिल ओवर रहा है। तो ये हमारे देश की समस्या है, हमारे पॉपुलेशन की समस्या है कि हमारी फैसिलिटीज़ कभी भी जो है दे कैन नॉट कीप अप विद द पॉपुलेशन। हाँ। अच्छा सर, बड़ा मशहूर केस रहा है। अच्छा, उस केस के साथ एक बड़ा अच्छा शब्द आता है जुडिशियल इम्यूनिटी, कि जब तक कोई हाई कोर्ट के जस्टिस अपने पद पर रहते हैं, न्यायाधीश रहते हैं, तब तक उन पर कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं लग सकता। जस्टिस यशवंत वर्मा, उस पूरे प्रकरण पर आपका क्या टेक है? कि जस्टिस यशवंत वर्मा के प्रकरण में एक तो एक पॉपुलिस्ट इमेज हो गई है,
आपने एक वीडियो देखा कि एक जज साहब के घर में नोट जल रहे हैं, बाकी आपके सब कंक्लूजन्स हैं, इन्फरेंशियल हैं। और हर आदमी आजकल जो है वो अपने में ही जो है जूरिस्ट भी है, विटनेस भी है और वकील भी है। तो हम लोगों ने सब ने उसको देखा, हम लोगों ने अपने आर्गुमेंट्स भी बताए और सब ने एक निर्णय भी ले लिया कि गिल्टी है। हो सकता है गिल्टी हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आज तक उनके खिलाफ एफआईआर नहीं हुई। एफआईआर हो सकती थी, चीफ जस्टिस से लिया जा सकता था। पुलिस का कहना यह है कि ऊपर से दबाव था। अगर ऊपर से दबाव था तो किसका दबाव था, इसको पुलिस को क्लियर करना चाहिए। किसके दबाव में ऐसा नहीं हुआ? जहाँ तक उनका इम्पीचमेंट हो सकता था तो वो प्रक्रिया हो रही है, एंड आई थिंक वी शुड वेट फॉर द फाइनल आउटकम। लेकिन मेरा ये मानना है कि सिर्फ किसी को इस बात पे जो है, जिसको कहा जाता है ट्रायल बाय मीडिया, आज की तारीख में अगर आप देखिए ईमानदारी से तो यशवंत वर्मा का जो है सिर्फ ट्रायल बाय मीडिया है और कन्विक्शन बाय मीडिया ट्रायल है। नोट बरामद नहीं हुआ, जलते दिखा। जो बरामद करने वाले लोग रिस्पॉन्सिबल थे वो ये बताते हैं कि साहब ऊपर से हमारा जो है हमको रोक दिया गया। अगर रोक दिया गया तो फिर स्पेसिफिक बताइए किसने रोका, कम से कम उसके खिलाफ एक्शन हो। वो बताने को कोई तैयार नहीं है। तो एक अजीब सा जो है मनोहर कहानियाँ टाइप की जो है कहानी बनी जा रही है। मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, ये मत सोचिएगा मैं डिफेंड कर रहा हूँ। मैं किसी भी व्यक्ति, क्योंकि हमारे यहाँ ये एक अक्सर ये होने लगा है कि ट्रायल बाय मीडिया में हम लोग कन्विक्ट भी कर दे रहे हैं और मान जा रहे हैं कि ये गलत है। हो सकता है गलत भी हो, लेकिन अगर गलत है तो उसके लिए एक प्रक्रिया है, उसको उनको जो है ही शुड हैव फेस्ड इट। आपने प्रक्रिया जो है उसको तो अवॉइड कर दिया और मीडिया अब ये बता रही कि ये आदमी गिल्टी है। मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ, मैं इसका विरोध करता हूँ। सर, न्यायपालिका के साथ एक और फ्लॉ आता है और उसमें कहीं ना कहीं देश की जनसंख्या और जो नियुक्ति है उसकी भी अहम भूमिका है। वो है परसेंटेज ऑफ पेंडेंसी केसेस। और देश की सभी उच्च न्यायालयों में, अपने यहाँ भी, तो जो जुडिशियल रोस्टर है और केसेस के टेकअप होने की प्रक्रिया है उसको थोड़ा तेज़ करने के लिए एचसीबीए की तरफ से क्या प्रयास होंगे? देखिए, हमारा सर्वप्रथम मानना ये है कि जब तक हमारे जजेस की फुल स्ट्रेंथ फंक्शनिंग नहीं होती है, जजेस का अपॉइंटमेंट आवश्यक है और फुल स्ट्रेंथ पे हमारे यहाँ जजेस का अपॉइंटमेंट यथाशीघ्र हो। मैं इस पे जो है पब्लिक प्लेटफॉर्म से ये कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे कॉलेजियम को, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को, हाई कोर्ट के कॉलेजियम को और लॉ मिनिस्ट्री को ये आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि कहीं आपसी सामंजस्य की कमी में ऐसा तो नहीं कि वो लोग जुडिशरी को ऐसा कर देंगे कि एकदम निरीह हो जाए। क्योंकि 20 आदमी का चयन हमारी कॉलेजियम हाई कोर्ट से करती है और सुप्रीम कोर्ट उसमें 3 लोगों को जो है लॉ मिनिस्ट्री भेजती है, बाकी 17 को ये मान लेती है कि ये इस लायक नहीं है। आफ्टर ऑल, या तो हमारी हाई कोर्ट कॉलेजियम में कोई कमी थी, क्योंकि ये बड़ा सीरियस इशू है कि अगर 20 में 3 ही आदमी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को लगते हैं कि जज बनने काबिल हैं, तो हमारी हाई कोर्ट कॉलेजियम उस काबिल थी कि नहीं, उस पर हमको आत्मचिंतन करना पड़ेगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट किसी और कारण से कर रही है तो ये उचित नहीं है। और वैसे ही सुप्रीम कोर्ट से जब चला जाता है तो लॉ मिनिस्ट्री, आफ्टर ऑल प्रोसेसेस हैं, ये तो है नहीं, इनमें जो है स्क्रीनिंग हो रही है, स्टेप वाइज स्क्रीनिंग हर स्टेप पे हो रही है। और अगर नहीं भी है तो उसका टाइम बाउंड होना चाहिए प्रोसेस। आपके पास पूरा स्टेट मशीनरी है, आपके पास जुडिशियल मशीनरी है। हमारा तो मानना यह है कि बेसिकली बार के कंसल्टेशन से होना चाहिए, अच्छे नाम होने चाहिए, ऐसे लोग होने चाहिए जो काबिल हैं और जिनकी वकालत ऐसी हो कि कम से कम जजेस की सैलरी के आसपास हो। कभी कभी मैं देख रहा हूँ कि पता चला बड़ी नॉर्मल, बहुत अच्छी वकालत भी नहीं है, नाम चला जा रहा है, पहुँच की वजह से नाम चला जा रहा है। कहीं ना कहीं इसके कुछ बेसिक पैरामीटर्स होने चाहिए कि ये नाम, अभी ये कहा जाता है कि साहब जो है इतने इनकम टैक्स, तो अब आप 40-41 के हुए, आपने इनकम टैक्स देना शुरू कर दिया। कभी कभी कुछ लोगों का हुआ है जिन्होंने कि करोड़ों रुपए के इनकम टैक्स देते थे। मैं सोचता हूँ कि अगर करोड़ों रुपया को इनकम टैक्स देता तो जज बनने को क्यों तैयार हुआ? क्योंकि हम लोग जिस समाज में रह रहे हैं, अर्थ का मतलब आप उसके भी जो है महत्व को छोड़ नहीं सकते। अर्थ प्रधान समाज है। तो आप मान लीजिए कोई आदमी 2 करोड़ रुपए सालाना पे टैक्स दे रहा है, वो व्यक्ति जज बनना क्यों चाहेगा?
और वैसे ही अगर कोई 50,000, 60,000 या 80,000 रुपया ही दे रहा है टैक्स, तो उसको 4.5 लाख रुपए या 5 लाख रुपए मंथली का आप जो है देने जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उसकी काबिलियत पे आपको सोचना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि ये वेदर ही हैज़ द एबिलिटी टू डिलीवर जस्टिस और नॉट। और कॉलेजियम पे विश्वास करना पड़ेगा। अगर कॉलेजियम नाम भेज रहा है तो उन नामों को जिस टाइप से काटा छाटा जा रहा है ये उचित नहीं है। पहले ऐसा नहीं होता था, ये हम पिछले 2-3-4 साल से ही देख रहे हैं। और मेरे ख्याल से लॉ मिनिस्ट्री, कॉलेजियम्स सब में सामंजस्य की कमी है, ये अच्छी बात नहीं है। दूसरा, जहाँ तक आपने कहा पेंडेंसी पे, तो कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं। शायद ये भी करना पड़ेगा कि अगर 13 लाख पेंडिंग है तो हो सकता है कि उसमें 3-4 लाख ऐसे मुकदमे हों जिसमें कि वादकारी का भी आपको इंटरेस्ट ना रह गया हो। बहुत सारे ऐसे मुकदमे हैं जैसे सस्पेंशन के रिट्स हैं, आदमी रिटायर कर गया, पड़ी हुई हैं रिट्स। बड़े सारे ट्रांसफ़र्स के रिट्स हैं, आदमी रिटायर कर गया या जो है कहीं 2-3 जगह ट्रांसफ़र हो चुका, रिट्स आज तक पेंडिंग है। तो हमारे ख्याल से एक लार्ज अमाउंट ऑफ पेंडेंसी ऐसे मुकदमों की है जिसमें क्लाइंट्स भी रिस्पॉन्ड नहीं करता है वकील को। इनको जो है प्रियोरिटी पे कलेक्ट करके लगा के और इन पे ऑर्डर्स पास करके ख़त्म करना चाहिए। दूसरा ये है कि जजेस में ऐसे जजेस को जो है जुरिसडिक्शन में अपॉइंट कीजिए जिसको हम लोग कहते हैं हॉर्सेस फॉर कोर्सेज। अगर किसी को चकबंदी का ज्ञान है तो उसको चकबंदी के मुकदमे में बैठाइए। अब किसी ने सिर्फ क्रिमिनल का काम किया है, आप चकबंदी में बैठा देते हैं, उसके बाद आप सोचिए, एक तो न्याय की उम्मीद उससे नहीं रह जाती है, वो सिर्फ नौकरी करने लगता है, उसको लगता है कैसे अपना समय काटे। और दूसरा ये है कि बहुत काम भी रुक जाता है, बाधित हो जाता है। तो एक बड़ी प्रॉब्लम अक्सर हमारे यहाँ ये हो रही है और मेरा मानना है कि इस पर काम करना पड़ेगा कि ऐसे लोगों को आप अलॉट कीजिए जुरिसडिक्शन जो उस जुरिसडिक्शन में कंफर्टेबल हो, उसके बारे में जानकारी रखते हो, जिससे कि कुछ काम तेज हो सके। सर, देश की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। जी। तो एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जो आम लोग हैं, मतलब मध्यम वर्ग से नीचे वर्ग से आने वाले लोग जी, वो जजेस की तरफ बड़ी आशा की दृष्टि से देखते हैं, उनको भगवान मानते हैं, उनका ये कहना था। अच्छा, अब सर कोई गांव से, जैसे 22 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, वेस्ट से, ईस्ट से, हर जगह से लोग आते हैं हाई कोर्ट, और उनको बदले में मिलता क्या है? तारीख। तो सर ये बड़ा आम जनमानस का प्रश्न है, उनकी दुविधा है, कष्ट है कि कहीं ना कहीं, चाहे वो सरकार की तरफ से हो, संसद की तरफ से हो या न्यायपालिका की तरफ से हो, कुछ ऐसे संशोधन होने की ज़रूरत है क्या, जिससे ये जो आम जनमानस का कष्ट है, जो वो दूर दराज से आते हैं, वो थोड़ा कम हो सके? मैं 2 चीज़ कहूँगा जी। एक तो ये सच है कि हमारे डिले है जी। और तारीखें पड़ रही हैं, लेकिन हम लोगों ने जो एडवर्सरियल सिस्टम अडॉप्ट किया है उसमें ये डिले शायद अनअवॉइडेबल है। हमारे यहाँ सिस्टम है, कोई बाध्यता नहीं है कि वकील कितनी देर बहस करेगा, और होना भी चाहिए। हमने मुकदमा फाइल किया, आप उसको विरोध कर रहे हैं, तो अब इसमें जो है ऑब्वियसली जितनी देर में हम एक मुकदमा बहस करते हैं उतनी देर में 5 या 7 मुकदमे हाईकोर्ट में फाइल हो चुके होते हैं। तो ये डिले तो नेचुरल है ना। अब इसको कम करने के लिए या तो जो है त्वरित न्याय होने लगे एकदम, कि बिना सुने ही न्याय कर दिया, तो वो भी जनता के लिए बहुत बढ़िया नहीं होगा। और दूसरी चीज़ ये जान लीजिए आप विभव जी कि अगर न्याय से लोग इतना पीड़ित होते तो आज भी निरंतर हाईकोर्ट पे न्याय के लिए लोग खटखटा रहे हैं, उनका विश्वास अडिग है। तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि वो न्याय की देरी से बहुत पीड़ित हैं। न्याय की गुणवत्ता पे हमारे ख्याल से चर्चा ज़्यादा आवश्यक है बजाय कि न्याय की स्पीड पे। और न्याय की गुणवत्ता के साथ साथ अगर न्याय की स्पीड बढ़ाना है तो मैंने जैसा कहा, जजेस के अपॉइंटमेंट्स बढ़ाने पड़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा, कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स को आइडेंटिफाई करके बुद्धिमानी से, टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन से, जो यथासंभव जहाँ पे आप ये करते हैं कर सकें आइडेंटिफाई कि इन मुकदमों में कम समय लगेगा या ये मुकदमे इन्फ्रक्चुअस हैं, इनको जो है जल्दी न्याय निपटाया जाए। लेकिन जल्दी के चक्कर में गुणवत्ता पे समझौता करना उचित नहीं होगा। अक्सर मीडिया में भी और प्रेस में भी और क्या कहते हैं, अक्सर हमारे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी तारीख की बातें करेंगे, डिले की बातें करेंगे, लेकिन मेरा मानना यह है कि ये डिले उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना न्याय की गुणवत्ता महत्वपूर्ण है। जल्दी न्याय देने के चक्कर में, त्वरित न्याय के चक्कर में जस्टिस शुड नॉट बी डिफीटेड। जस्टिस का डिस्पेंसेशन हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, त्वरित होना चाहिए, इसमें दो राय नहीं है।
लेकिन त्वरित के चक्कर में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना नहीं चाहिए। होना चाहिए। अच्छा सर, दो ऐसे देश के क्षेत्र हैं जहां नेपोटिज्म का आरोप लगता है। पहला राजनीति, दूसरा बॉलीवुड। क्या जुडिशरी में भी ऐसा है? नेपोटिज्म से मतलब वैभव जी आपका क्या है? नेपोटिज्म तो ये है कि कोई सबॉर्डिनेट किसी अपने बड़े अधिकारी का, जिसको हम लोग कहते हैं कि चमचागिरी करके या उसको जो है कुछ उससे फ़ायदा उठा ले। तो नेपोटिज्म शायद हमारा एक नेशनल कल्चर है, इसको मैं ये तो नहीं डिनाई करूँगा कि नेपोटिज्म नहीं है। और हम लोग के यहाँ अगर आप देखिए तो जो है, जब शंकर भगवान ने कार्तिकेय जी को और गणेश जी को बुला के ये कहा कि भाई आप ब्रह्मांड की परिक्रमा कराएं, तो कार्तिकेय जी जो है वो तीर धनुष उठाए ब्रह्मांड की परिक्रमा पे चले गए। गणेश जी ने कहा बाबू हम तो आपकी परिक्रमा किए, और आज तक सिर्फ गणेश जी की पूजा हो रही है। तो नेपोटिज्म का हमारे यहाँ कल्चर है, चलता रहता है, कमोबेश हर जगह पे है, थोड़ा बहुत हमारे यहाँ भी है, लेकिन हमारे यहाँ नेपोटिज्म की संभावनाएं बहुत कम है, इसलिए कि जज और वकील का बड़ा इंटरेक्शन हो नहीं पाता है प्राइवेट लेवल पे। और जहाँ होता है वहाँ चलता होगा, इसको मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अधिकांश लोगों को ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो इसलिए बहुत नेपोटिज्म का यहाँ पे संभावना दिखती नहीं है। सर, एक अच्छा वकील, मतलब ये कहीं ना कहीं मेरी खुद की जिज्ञासा है कि एक अच्छा वकील क्या करे कि वो अच्छा जज बने। मतलब इसके लिए वो जजों से दोस्ती करे या अपना जो मेहनत का मार्ग है उस पर अग्रसर रहे? देखिए, मेहनत के मार्ग पे अग्रसर रहना तो आवश्यक है, वो गिवन है, उसमें कोई समझौता नहीं है। जजों से एडिशनली दोस्ती करके बढ़ सकता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर वही बात आती है कि वो अपॉर्चुनिटी उसको उपलब्ध होगी कि नहीं होगी, वो आपके हाथ में नहीं है। कुछ लोगों को हो जाती है, कुछ को नहीं होती है। जी। तो शायद स्वयं जो सबसे ज़्यादा कर सकता है, जो उसके कंट्रोल में है, वो उसकी मेहनत है। वो अपनी मेहनत से, अपने एबिलिटी से, अपने स्किल्स को अपग्रेड करने से लड़ाई में तो आता है। लड़ाई में जब वो आ जाता है और कंसिडर होता है, तब उस समय हो सकता है कि थोड़ा 19-20 हो जाता हो, इस कारण से, क्योंकि मैं आप कभी अगर लिस्ट उठा के देखिए तो मैं अभी भी मैंने देखा ये है कि अक्सर काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनके कोई जो है ना माँ बाप हैं, ना प्रोफेशन में कोई उनका बड़ा बैकग्राउंड है, उन्होंने खुद अपने को इस्टेब्लिश किया है और वो जजेस होते हैं। तो कुछ ना कुछ तो होता रहता है, बट ये है कि हर सिस्टम में, अब आप ये देखिए, फिल्म इंडस्ट्री है जहाँ पे कि स्किल्स की बड़ी इंपॉर्टेंट है। शाहरुख खान का लड़का शाहरुख खान हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हीरो हो ही जाता है। जनरली हीरो का लड़का हीरो हो रहा है, डॉक्टर का लड़का डॉक्टर। तो हम लोग गिल्ड टाइप की सोसाइटी में रह रहे हैं। हमारी बिटिया है, वो वकालत कर रही है। अगर मैं वकील ना होता तो शायद वो वकालत ना करती। मेरे पिताजी वकील थे, इसलिए शायद मैंने वकालत की, वरना मैं भी कहीं पीओ वगैरह तो हो ही गया होता। पढ़ने में इतना खराब नहीं। हाँ जी। तो मैं पढ़ने में ठीक था, कहीं प्रोबेशनरी ऑफिसर तक तो हो ही जाता मुझको लगता है। लेकिन अब पिताजी वकालत करते थे, उनका कहना था इतना बड़ा सा घर है, इसकी देखभाल करना है, बेटा साथ रहो। और मुझको उसकी वजह से फ़ायदा ये हुआ कि बुढ़ापे तक अपने माँ बाप की सेवा का मौका मिला, मैंने उनकी देखभाल भी की। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। इसमें हमको नहीं लगता है कि ये कोई बहुत बड़े इश्यूज़ हैं, हम लोगों ने इनको बड़ा डिस्कस करके इश्यूज़ बना लिया है। अच्छा सर, जैसे ये प्रश्न आगे था लेकिन अब आपने जिक्र कर दिया है तो पहले ही पूछ ले रहा हूँ कि आप, जैसा कि अभी आपके पिताजी अंतिम बैरिस्टर, अगर मेरी जानकारी सही है तो, उनकी कैसी स्मृति है और उनसे कैसे कनेक्ट करते हैं, और उन मतलब आपकी इस्टेब्लिशमेंट में और सिखाने में, समझाने में कितनी उनकी भूमिका रही? देखिए, मेरे पिता के साथ साथ वो मेरे गुरु भी थे, और मैं जो कुछ हूँ आज, मैं ये मानता हूँ कि उसमें 90% मेरे पिताजी का योगदान है। हम जिस घर में रह रहे हैं ये उनका दिया हुआ है, हमारी पढ़ाई उनकी दी हुई है, हमारी सोच भी उनकी दी हुई है। अगर हम ये कहें कि मतलब जो है मैं दर्शन का भी स्टूडेंट हूँ, मैं पोइट्री का भी स्टूडेंट हूँ, लिटरेचर का भी स्टूडेंट हूँ, और ये सब मैं उनके वजह से हूँ। आज भी उनकी लाइब्रेरी में देखता हूँ तो आपको कार्ल मार्क्स के सारे एंटायर वर्क्स मिल जाएंगे उनकी लाइब्रेरी में, आपको जो है टॉल्स्टॉय के भी वर्क्स मिल जाएंगे। तो मेरा मानना यह है कि पिताजी मेरे गुरु भी थे, पिता भी थे, और मेरे जो है वो लिटरेरी और स्पिरिचुअल गुरु भी थे।
बाकी बैरिस्टर थे, इसमें दो राय नहीं। एक बड़े सोशलिस्ट थिंकर थे, लोहिया जी के साथ ही थे। अच्छा। हाँ, तो मंत्री भी रहे हमारे यूपी कैबिनेट में वो। मैं ये मानता हूँ कि माता पिता तो जो है, और स्पेशली अगर वो माता पिता के साथ गुरु भी हो जाएं तो इसका कोई वही नहीं है। तो आप भी समाजवाद की विचारधारा से इत्तेफाक रखते हैं? जी, पूर्ण रूप से मेरा ये मानना है कि हर व्यक्ति जो कि मजबूत है, जो सत्ता में है या अपने किसी भी तरीके से मजबूत है, उसको लाइन में अंतिम व्यक्ति जो खड़ा है उसके बारे में सोचना चाहिए। सर, देश के दो ऐसे नोबल प्रोफेशन हैं जो कोट पहनते हैं, एक डॉक्टर, दूसरा अधिवक्ता। लेकिन सर, एक प्रोटोकॉल है, एक सेट कोड ऑफ कंडक्ट है जो ये दो फॉलो भी करते हैं। मैं मानता हूँ 90-95%, लेकिन जो कुछ प्रतिशत ऐसा है जहाँ ये जो मतलब वकील और डॉक्टर ये नहीं कर पाते। अब होता क्या है सर कि जैसे कुछ वकीलों को ऐसा भी देखा गया है जिन पर बहुत संगीन धाराओं में मामले दर्ज हैं, और फिर अगर वो कंसल्टेशन करते हैं, जुडिशरी से संबंधित सलाह मशवरा करते हैं, तो वो भी बड़े सवालों के घेरे में आती है। तो इसको लेकर मतलब कि ये जो एक पैटर्न बन गया है, इसको लेकर भी कोई मॉनिटरिंग का सिस्टम बनेगा या? बनना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि एडवोकेट्स एक्ट में जो प्रोविज़न है वो ये है कि अगर कन्विक्टेड है तब वो वकालत नहीं कर सकता है, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है। कन्विक्शन के बारे में आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है कि हिंदुस्तान में कन्विक्शन की क्या स्थितियां हैं और कितने सालों में होता है। तो लीगली कोई रोक नहीं है ऐसे लोगों पे। मैं बहुत दिन से कह रहा हूँ कि बार काउंसिल एक एफिडेविट लेती है, लेकिन एफिडेविट वो जो है एक्ट के बियॉन्ड नहीं ले सकती है। तो आदमी को ये बताना है कि हम कन्विक्टेड नहीं हैं। मात्र अगर किसी खिलाफ केस पेंडिंग है, और मैं ये नहीं कहता हूँ क्योंकि केसेस में गलत भी फंसाया जा सकता है। बहुत सारे कभी कभी ऐसे होते हैं कि गांव में किसी झगड़े के हल्के झगड़े में हो गए, बट जहाँ किसी के बारे में कहीं एक आध होना चाहिए कि अगर 5 केस 7 केस या किसी के ऊपर बड़े जो है इस टाइप के केसेस हैं कि मतलब 307, 302, 376 टाइप के, जिसके आजकल बदल जाएंगी धाराएं बीएनएस में। तो इस टाइप के लोगों का जो है एनरोलमेंट हमारे ख्याल से रोका जाना चाहिए, और बार एसोसिएशंस को भी और बार काउंसिल को भी इस पर कहीं ना कहीं आत्मचिंतन करना चाहिए, क्योंकि ये अधिवक्ताओं के हित में भी है। मैं ये मानता हूँ कि अधिकांश लोग वकालत करने आते हैं, लेकिन एक बड़ी संख्या में काला कोट एक इम्यूनिटी हो गई है जिसका इस्तेमाल हो रहा है थाने में अंदर घुसने के लिए, ज़मीनें कब्जा करने के लिए या ठेकेदारी करने के लिए, और इस पे अंकुश लगाना ज़रूरी है, वरना हम लोगों की सबकी साख जो है वो अफेक्टेड होगी। सर, आप जैसा कि मैं अभी जिक्र हुआ कि आप अपने जूनियर्स के साथ बड़े नेचुरल और चिल्ड हैं, तो क्या है कि यही सर आजकल जो वकील हैं नई उम्र के, ये इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव हैं, ये वीडियोस बनाते हैं। तो बड़ा मतलब वो बड़ा फैसिनेटिंग लगता है जब जज या फिर सीनियर एडवोकेट वो अपना गाउन पहनकर निकलते हैं 5-6 के ग्रुप में, तो बड़ा मतलब बड़ी अच्छी वाइब है वो पूरे वीडियो की हो जाती है। चलिए, आपने बताया जी। थैंक यू, अगली बार मैं ट्राई करूँगा। तो होता क्या है सर कि ये उसके लिए बड़ा अच्छा शब्द यूज़ होता है, ऑरा। हाँ, कि मतलब दैट प्रेजेंस हैज़ ऑरा। लेकिन सर एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ फिर इस तरह के वीडियोस भी आते हैं जहाँ पर लोग कन्फ्रंट करते हैं किसी ऐसे वकील को जिसका बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। तो इसके फिल्टर के लिए बार एसोसिएशन क्या करेगा? हमारे यहाँ बार काउंसिल इस समय जो है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दे रहा है, और वो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के लिए उन्होंने शायद जो है कुछ ये बनाया है कि फ़िल्टर करेंगे और देखेंगे कौन जो है एलिजिबल है कि नहीं, कोई फ़र्जी जो है रजिस्ट्रेशन तो नहीं ले लिया है, फ़र्जी डिग्री के बेसिस पे रजिस्ट्रेशन ना करा लिया हो। ये एक सतत प्रक्रिया है, इसको ख़त्म नहीं हो सकती है, बट सारी समस्या यही है कि आइडेंटिफाई करना ऐसे लोगों को वो डिफ़िकल्ट होता है, और एक बार आइडेंटिफाई भी हो जाते हैं तो ये सिस्टम में इतना बुरी तरह से घुस चुके होते हैं कि सिस्टम में जो अच्छे शरीफ लोग हैं वो भी इनके प्रोटेक्शन में लग जाते हैं। ये नहीं समझ पाते हैं कि वो सिस्टम को कितना डैमेज कर रहे हैं अपने इमोशनल कोशेंट की वजह से। तो शायद कहीं ना कहीं अब लोगों को आत्मचिंतन ये करना पड़ेगा कि आप अपने इमोशनल कोशेंट में सिस्टम को मत डैमेज कीजिए, ऐसे लोगों से सावधान रहिए और ऐसे लोगों को डिस्करेज कीजिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के सर आप सीनियर मोस्ट एडवोकेट हैं, और अब तो पदाधिकारी भी हो गए बार एसोसिएशन के।
एक सर बड़ा समसामयिक विषय है मैरिटल लॉस से संबंधित 498A और उसके बाद एलिमनी। अच्छा सर, मतलब बीएनएस में इसकी धारा कुछ और हो गई होगी। तो सर महिलाओं को न्याय दिलाने वाला एक कानून समय के साथ कैसे इतना बड़ा हथियार बन गया? ये हमारे देश की विडंबना है और मेरे को ये लगता है कि शायद अन्य देशों में भी ऐसा होता होगा। हम लोग अपने देश के बारे में जानते हैं। हम लोग के यहाँ लॉ जो है धीमे धीमे विकृत रूप ले लेता है। जिस समय 498A इंट्रोड्यूस किया गया, 3/4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया, तो ये सब एक्ट्स इसलिए थे कि एकाएक बहुत सारा जो है इस टाइप के इंस्टेंसेस आ रहे थे जहाँ की महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा था, जला दिया जा रहा था, हत्या हो जा रही थी। धीमे धीमे समय ने करवट ली और शायद जो है महिलाओं ने इसके बड़े स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस थे। जनरली बेल नहीं होती थी, हर आदमी इमोशनली देखता था, जजेस भी इसको इमोशनल अगर लगता था कि साहब अरे अपनी स्त्री के साथ आपने दुर्व्यवहार किया है, बेल नहीं देंगे। लेकिन धीमे धीमे एक इतने ज़्यादा मुकदमे ये आने लगे कि मतलब लगा कि साहब 498 सब पूरे परिवार को, माँ बाप, मामा, चाचा, चाची, भाई बहन, नंद, सबको जो है लोग इम्प्लिकेट करने लगे। एक मिसयूज़ करने का तरीका हो गया, टेंडेंसी। इसी बीच में अगर आप देखिए तो थोड़ा सा मैरिटल लॉस, जैसे आपने कहा कि जो मैरिटल रिलेशनशिप्स हैं ये भी उतनी मजबूत नहीं रह गई। हम जब वकालत करना हमने शुरू किया था तो डिवोर्स के मुकदमे शायद साल में 2, 4, 10 आया करते रहे होंगे। आज रोज़ 10 मुकदमे आ रहे हैं। 2 महीने में डिवोर्स के मुकदमे हो रहे हैं, 6 महीने के अंदर शादियों के डिवोर्स हो रहा है। तो परिस्थितियां, हम लोग जो है एक ऐसी सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पे कि मियाँ बीबी में झगड़ों की संभावना बहुत ज़्यादा है। और अधिकांश झगड़े दहेज को लेके नहीं हैं, अधिकांश झगड़े एक दूसरे के साथ इंटॉलरेंस के हैं। लेकिन झगड़ा जब शुरू होता है तो उसके बाद फिर न्यायिक प्रक्रिया में आता है और उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 498 ये जो है एक बेसिकली अक्सर हमको अब ये लग रहा है कि अधिकांश मुकदमों में ये एक बार्गेनिंग टूल हो गया है कि मतलब अब जो है इतना पैसा दे दो तब ख़त्म कर देंगे या समझौता कर लेंगे। और पुलिस का दबाव होता है, जेल जाने का दबाव होता है, परिवार वाले भी जल्दी जो है समझौता करने को तैयार हो जाते हैं। इस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगना चाहिए और शायद सुप्रीम कोर्ट के जो रीसेंट जजमेंट्स आ रहे हैं वो इस दिशा में ही हैं। अच्छा सर, ऑन द कॉन्ट्ररी साइड, जैसा अभी मैं एनसीआरबी की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था तो कुछ समय पहले तक रोज़ 15 रेप होते थे, अब पहले 10 हो रहे थे, अब 15 हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सर, अब जैसे इसके लिए फिर खाड़ी के देशों की मिसाल दी जाती है कि वहाँ जिस तरह के कानून है वैसे यहाँ भी होने चाहिए रेप को लेकर। तो सर क्या मतलब जिस तरह रेप के केसेस में बढ़ोतरी हो रही है लगातार, निर्भया कांड से आप एक ट्रैक हिस्ट्री देख लीजिए तो पिछले 1-2 दशकों में उन केसेस में बढ़ोतरी ही हुई है। तो आपको क्या लगता है कि इन कानूनों को और सख्त करने की ज़रूरत है या किसी और तरह का मॉडिफिकेशन? देखिए, रेप मैं उसको हत्या से ज़्यादा ब्रूटल मानता हूँ, लेकिन रेप की संख्या बढ़ना जो है, आप जो कह रहे हैं वो रेप केसेस की संख्या बढ़ रही है, यानी इम्प्लीकेशंस की। आप अगर थोड़ा रिसर्च करें तो आपको बहुत सारे, स्पेशली वेस्ट यूपी में बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जिसमें कि SC/ST एक्ट के साथ रेप लगाया जा रहा है या इस टाइप के कई जो है, और फिर बाद में मुकदमे समझौते में भी बदल रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ हो जा रहे हैं या जो है विटनेसेस टर्न अप नहीं हो रहे हैं। तो मैं ये डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि मतलब रेप नहीं हो रहा है या बढ़ रहा है। हम लोग देख रहे हैं हमारी सोसाइटी बहुत अजीब, ब्रूटलाइज भी हो रही है और इनसेंसिटिव भी हो रही है। रेप ऑब्वियसली, जैसा मैंने कहा, ब्रूटलिस्ट फॉर्म ऑफ क्राइम है, नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप देखिए तो 376 हुआ करता था IPC में, उसके 376 A, B, C, D कई होते गए, फॉर्म्स होते गए और सब पे सज़ाएँ बढ़ती गई। जहाँ तक ये कहना है कि साहब जो है मिड ईस्ट में जो सज़ाएँ हैं वहाँ बड़ी, उनकी सज़ा भी बड़ी ब्रूटल है और शायद हमारे ख्याल से जो है उस तरीके का अडॉप्ट करना, ये इस टाइप की बातें सजेस्ट करना इमोशनली बड़ी अच्छी लगती हैं, मार दो, काट दो। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ग्रेव तरीके से सोचिए, विवेकपूर्ण तरीके से सोचिए, तो जो हमारे समाज में हमारी मान्यताओं के तहत जो सज़ाएँ हैं उनके अंतर्गत है। और अब तो हम लोग कैपिटल पनिशमेंट को भी अवॉइड कर रहे हैं। बाकी रेप में लाइफ सेंटेंसेस हैं और ब्रूटल रेप में भी होता है। 3 शहर हैं सर, मेवात, जमताड़ा, भरतपुर। इन तीनों में एक चीज़ बड़ा कॉमन है, साइबर
क्राइम, साइबर फ्रॉड। अच्छा सर, समय के साथ जैसा कि आपने भी कहा कि कोई भी क्राइम ब्रूटल हो जाता है, साइबर क्राइम भी समय के साथ बड़ा मॉडिफाई हुआ बिल्कुल। और अब बहुत एडवांस्ड हो चुका है। तो इसको रोकने के लिए सर, बतौर एडवोकेट, बतौर जुडिशरी का पार्ट होने के नाते, ऐसा क्या करना चाहिए कि सर लोग और इसके लिए जागरूक हों और ये न्यायिक दृष्टिकोण से और कम हो सके? ये क्राइम को रोकने के लिए साइबर ये क्राइम बड़ा डिफिकल्ट है। साइबर क्राइम या रेप है, कोई भी क्राइम को रोकने के लिए आप लॉ जो है क्राइम को पनिश कर सकता है, लॉ रोक नहीं पाता है। रोकना एक मानसिकता है। आप सिचुएशन कल्चर ऐसा क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे ये ना हो। लेकिन साइबर क्राइम, और साइबर क्राइम भी जानते हैं, आपने कहा जामताड़ा और कहाँ, मेवात। अभी मैं पढ़ रहा था साइबर क्राइम का हब जो है कंबोडिया, वियतनाम और थाईलैंड है, जहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे, वहाँ पे आप क्या पकड़ सकते हैं। अगर थाईलैंड में बैठ के कोई आपका पैसा लूट लेता है तो आपकी पुलिस क्या करेगी। तो हमारे ख्याल से साइबर क्राइम से कैसे बचें, इसकी ट्रेनिंग जो है ज़्यादा आवश्यक है। बाकी मेरा ये मानना है कि हाँ, अगर पकड़ा जाता है आदमी और उसको ट्रेस कर सकते हैं तो नेशनल और इंटरनेशनल एफर्ट्स होने चाहिए, क्योंकि अदरवाइज़ हमारे समाज में विश्वास की कमी हो जाएगी। हम लोग जिस टेक्नोलॉजी पे जा रहे हैं, या तो ये एकदम समाप्त हो जाएगी, क्योंकि या फिर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बंद करना पड़ेगा, आपको यूपीआईज बंद करने पड़ेंगे, और जब तक आप करते रहेंगे तब तक आप जो है थ्रेट में हैं साइबर क्राइम के। तो मेरे ख्याल से सरकार को इस पर सोचना चाहिए और साइबर क्राइम शुड बी टैकल्ड। बट जो हम और आप कर सकते हैं अपने स्तर से वो ये है कि जागरूकता बढ़ाएं कि कैसे इससे बचा जाए, कैसे आप अपने को सिक्योर करें। एक तो साइबर क्राइम में ब्लैकमेल बड़ा भारी इशू है, और जहाँ जहाँ लोगों ने ब्लैकमेल सकम नहीं किया वहाँ पे वो क्रिमिनल सक्सेसफुल नहीं होता है। क्या कर सकता है, मान लीजिए कोई किसी की फ़ोटो खींच ही लिया, कहिए ठीक है भाई पब्लिक कर दो। आजकल हर आदमी जान रहा है कि ये जो है फर्जी होगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आदमी इतना घबराया डरा रहता है कि बताना नहीं चाहता है, और वो जो है सकम कर जाता है। मैंने इंडिया टुडे में पढ़ रहा था कि पुलिस के बड़े हाई लेवल के ऑफिसर्स को साइबर अरेस्ट करके और उनसे पैसे ले लिए 1 करोड़ रुपए। तो ये अब आप मतलब सर पुलिस के लोग थे, जजेस थे जिनसे ये लिया गया है। तो शायद हम लोगों को कहीं ना कहीं जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी। मेरे सर अंतिम 2 सवाल हैं। एक और पेशा है जो अक्सर वकीलों के सामने खड़ा रहता है, या ये कहिए कि वकील उनके सामने खड़े रहते हैं, आमने सामने, पुलिस और वकील। तो ये सर ऐसा क्या रिश्ता, अच्छा पिछले जब से ये मतलब ये सरकार आई है, भाजपा की सरकार, तब ये मुझे लगता है कि तब ये टकराव थोड़ा और एक कदम बढ़ा है। उसका कारण चाहे अफसरशाही हो, नौकरशाही हो, या जो अधिकारियों को थोड़ा +1 फ्री हैंड है वो हो। तो ऐसा क्या है सर कि पुलिस और वकीलों के बीच अक्सर एक टसल का एटमॉस्फेयर रहता है? आप शायद पुलिस को निरंकुश नहीं कहना चाह रहे हैं। जी, मैं कह सकता हूँ। अगर आप देखिए तो पिछले 5, 7, 10 साल में पुलिस और अफसरशाही काफ़ी निरंकुश हुई है, और सच्चाई ये है कि वकील ही इन पे अंकुश का काम करता रहा है। थाने में शायद वकील ही एक ऐसी कौम है जिसकी ये हिम्मत है कि थाने में चला जाए और वहाँ पे पुलिस से बेरोक टोक निडर हो के बात कर सके। ये आपके भी फ़ायदे में है और सामान्य जनता के भी। वरना अगर दरोगा जी ने किसी के घर खटखटा दिया तो उस आदमी की जो है क्या स्थिति होती है आप भी जान रहे हैं। तो ऑब्वियसली पुलिस या अफसर से कहीं ना कहीं टकराव बनता ही रहेगा वकीलों का, क्योंकि आपकी निरंकुशता पे अंकुश लगाने वाले लोग हैं। अच्छा नहीं लगता है। इस समय समस्या ये है कि पहले जो है जब आप अंकुश लगाते थे और जेन्युइन बात होती थी तो लखनऊ तक सुनाई जाती थी, और कहीं ना कहीं थोड़ा भय भी रहता था कि यार इनसे जो है थोड़ा संभल के रहो। और उस संभल के रहने के चक्कर में बहुत लोगों को आराम रहता था, बहुत लोगों को फ़ायदे भी होते थे। इस समय थोड़ी समस्या आ रही है और उसका रीज़न आप समझ रहे हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति ये जान रहा है कि इस समय अफसरशाही बेलौस चल रही है, निरंकुश चल रही है। देखिए आगे कोशिश करूंगा कि ऐसा ना होने पाए, और कुछ ना कुछ जो है अफसरशाही भी और पुलिस भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई वैमनस्य है, लेकिन ऑब्वियसली किसी एक आदमी को ये समझ में आ जाता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं होगी, अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होगी,
मेरे ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा, तो थोड़ा निरंकुश होता है वो आदमी। तो मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं ये जो एक्शन का भय होता है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होने का भय होता है, ये रहना चाहिए। इस पूरी सर बातचीत में कई बार यूथ सेंट्रिक सब्जेक्ट्स का मेंशन हुआ, तो मेरा ये सवाल रहेगा सर कि, और ये भावी अधिवक्ताओं की तरफ से है कि जो वकालत शुरू कर चुके हैं या शुरू करने वाले हैं या जो इस पेशे में आने का सोच रहे हैं, उनके लिए सर कोई एक ऐसा कोई ऐसी सीख या कोई ऐसा लेसन जो उनके आने वाली प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा उनको आराम या सुविधा दे सके। मैं एक ही चीज़ कहता हूँ सबसे, अपने जूनियर से भी और बाकी जूनियर से भी, कि इस प्रोफेशन का आपने चुनाव किया है, इसमें टाइम लगता है, मेहनत करिए, निराश मत होइए और ईमानदारी से और लगन से काम करते रहिए। सक्सेस विल टच यू नो मैटर व्हाट। लेवल ऑफ सक्सेस या डिग्री ऑफ सक्सेस सबकी डिफरेंट होगी, लेकिन ये आपको गारंटी है कि आप जब तक 50 वर्ष की आयु के होंगे तब तक आप एक घर बना लेंगे, एक गाड़ी खरीद लेंगे, अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठा लेंगे, इसकी गारंटी है। बाहर घूमने भी जाया करेंगे और आपके मूलभूत सुविधाएं आपको सब प्राप्त हो जाएंगी। शुरू के 10-15 साल परेशानी होती है और निराश होकर डरना मत, भागना मत। जाते जाते सर, आपने अपने पिताजी का जिक्र किया और कहा कि आपके वो स्पिरिचुअल और लिटरेरी गुरु रहे, और आपने कहा भी कि साहित्य में आपकी रुचि है और पोइट्री के आप स्टूडेंट रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि अगर सर आपको अपना कुछ लिखा 1-2 लाइन का याद हो जो कंक्लूडिंग पॉइंट पे। देखिए, ऑफ हैंड न लिखा याद है न कुछ, लेकिन अक्सर जो है मैं एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट की 2 लाइनें कोट करता हूँ। द वुड्स आर लवली, लोनली, डार्क एंड डीप, ओके, बट आई हैव माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो ये मेरे लाइफ का मॉरल है। द वुड्स आर लोनली, डार्क एंड डीप, बट आई हैव माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। घबराइए मत, वुड्स में जाइए और सोने के पहले उनको क्रॉस करेंगे आप 100%। तो इसी संदेश के साथ विदा लेते हैं और अपेक्षा करते हैं कि ये जो बृहद चर्चा रही, इसके पहलुओं का प्रचार और प्रसार होगा। मिलेंगे किसी अगली वार्ता में। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।